Hello guys, welcome to the channel TK channel. Today we are learning Social Science Standard 9. कुछ लोगों को सोशल स्टैंडर्ड जो है सोशल साइंस जो है वो थोड़ा हार्ड सब्जेक्ट लगेगा, लेकिन मैं आपको इस सब्जेक्ट को थोड़ा कैसे इसको हैंडल करना है ये आपको भी मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे सिखाऊंगा। कैसे उसको लाइटली लेना है वो भी मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा, बराबर है। नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दी फर्स्ट चैप्टर 1, राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो मैं यहाँ पे दो लैंग्वेज यूज़ करूँगा, एक इंग्लिश और दूसरी हिंदी। तो इन दोनों लैंग्वेज में से आपसे आपसे हिंदी में आपको समझने में अच्छा होगा, इसलिए। Since the ancient period, India has enjoyed an incomparable position in the world, in the whole world, due to its economic, culture, and religion inheritance. Due to the economic prosperity and cultural inheritance, people from the different nations of the world came to the India. हमारे यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे लोग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और कल्चर इनहेरिटेंस के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे आते थे, डिफरेंट कंट्रीज में थे। डिफरेंट कंट्रीज में से वहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे इंडिया में आते थे ट्रेडिंग करने के लिए। क्यों, ऐसा क्या था हमारे पास ट्रेडिंग करने के लिए? तो इंडिया हैज स्पाइसिस, मुस्लिन, सिल्क क्लोथ्स, इंडिगो। इंडियन स्पाइसिस, मुस्लिन, सिल्क क्लोथ, इंडिगो, ये सारी जो चीज़ें थी वो हमारे पास क्या थी? हमारे पास एक ऐसी चीज़ें थी जो बाहर के यूरोप के अंदर और दूसरी कुछ कंट्रीज के अंदर ये चीज़ें नहीं थी। तो सब लोग क्या करते हैं, यूरोपियन जो कंट्री थी उन लोगों को ये उसकी ये डिमांड हो गई थी स्पाइसीज, हमें तो स्पाइसीज से चाहिए, इंडिया के स्पाइसीज चाहिए, इंडिया की मुस्लिम चाहिए, सिल्क क्लोथ हमें चाहिए, ऐसे यूरोपियन कंट्रीज वहाँ पे बोल रही थी। तो ट्रेन बिटवीन द इंडिया एंड यूरोप was carried out through the land route and a sea route, and at the center of this route was Istanbul, Constantinople in the Turkey। तो इंडिया और यूरोप, यूरोप जो एक कंट्री है, बराबर, यूरोप ये पूरा कंट्री का एक ग्रुप है, यूरोप कंट्री। यूरोप वहाँ पे यूरोप पूरा का पूरा एक खंड होता है, जैसे हम एशिया खंड होता है, एशिया खंड होता है, ऐसे अफ्रीका खंड होता है, यूरोप भी एक खंड था, बराबर। तो वहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ये इंडिया के अंदर जो रूट जो है, मतलब इंडिया से यूरोप से इंडिया ट्रैवल करने के लिए रूट जो है वो लैंड रूट कहाँ से आती थी? थ्रू अ इस्तंबुल, थ्रू एन इस्तंबुल। ये प्लेस है इस्तंबुल, कॉन्स्टेंटिनोपल, बराबर। तो वहां से एक इंडिया आते थे पहले लैंड रूट के समय। पहला तो ऐसा कुछ था नहीं हमारे पास, तो लैंड रूट से ही आते थे पहले। जो हमारे पास वाटर वे, मतलब वाटर रूट था नहीं वहाँ पे इंडिया के लिए। वहाँ पे यूरोप ने वहाँ पे जो इंडिया के लिए जो रूट है वो फाइंड आउट नहीं किया था। मतलब ये इस्तंबुल कहाँ पे है? तुर्की में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस्तंबुल कहाँ पे है? तुर्की में। वन लाइनर में आ सकता है, इस्तंबुल कहाँ पे है? इन तुर्की। ओके। आफ्टर द कॉन्क्विस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453 बाय Turkish Muslim, sea route through the Constantinople, Istanbul was closed for the Europeans. Okay, and since they could not do without the spices, and Europeans felt compelled to discover a new sea route. So an era of geographical discoveries began. इसमें क्या बोलते हैं, जो सबसे पहले जो कॉन्स्टेंटिनोपल था, तो कॉन्स्टेंटिनोपल जो था वो 1453 एडी में तुर्क मुस्लिम्स जो थे उन्होंने वो कॉन्स्टेंटिनोपल क्या कर लिया था, उन्होंने वो जीत लिया था, बराबर। कॉन्स्टेंटिनोपल पे उन्होंने अटैक किया और वो जीत लिया। तो जो हमारे जो यहाँ पे जो यूरोपियंस जो थे, यूरोपियंस के लिए कॉन्स्टेंटिनोपल का रास्ता क्या हो गया? बंद हो गया। तो उन्होंने क्या किया, अब तो यूरोप के अंदर तो उस जो इंडिया के कुछ चीज़ें, ये सारी चीज़ें थी, उसको चाहिए ही चाहिए। ये क्या करेंगे, कुछ नया कोई नया कोई रास्ता फाइंड आउट करेंगे। तो उन्होंने ये करने की यूरोप की डिस्कवरीज वहाँ पे स्टार्ट हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिगो प्लांट, जो इंडिगो बोलते हैं वो यहाँ पे इंडिगो प्लांट ऐसे थे। ब्लू इंडिगो की वहाँ पे भी तो बहुत ही ज़्यादा मांग थी। तो इसमें से क्या होता है, जो हमारे जो घड़ी जो होती है ना, पता है घड़ी की ऐड आती है, तो ये इंडिगो वहाँ पे ऐसा होता है, बराबर है। इंडिगो का बेसिकली प्लांट है, इसकी वहाँ पे यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। नाउ न्यू टॉपिक,
डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू द इंडिया। इंडिया के लिए डिस्कवरी जो सी के रूट है वो कैसे डिस्कवर हुई, यहाँ पे हम सीखेंगे। विद द इंस्पिरेशन, encouragement and economic help from the Portuguese king Prince Henry, some brave people began effort to discover a new sea route. Many great men tried to discover sea route to the India, namely Bartholomew Diaz, who discovered the Cape of Good. तो यहाँ पे पोर्टुगीज की जो था, पोर्टुगीज के जो किंग था, तो उसका किंग का नाम क्या था, प्रिंस हेनरी। उन्होंने ऐसे कुछ ऐसे जवान इकट्ठे किए, ऐसे लोग इकट्ठे किए, तो वो क्या करते थे, वो क्या करेंगे, वो जो न्यू स्टूडेंट जो होगा वो फाइंड आउट करेंगे, बराबर है। तो ये बहुत सारे ऐसे लोग उन्होंने पहले वहाँ पे उन्होंने इकट्ठा किए, वो क्या करेंगे, सी रूट ना फाइंड आउट करेंगे। आप जो किंग जो था उन्होंने ऑर्डर किया था आपको एक नया सी रूट फाइंड आउट करना है। तो मैनी ग्रेट मैन ट्राई टू डिस्कवर द सी रूट टू द इंडिया। ऐसे इस बहुत सारे जो पर्सन थे उसमें से एक पर्सन था, उसका नाम क्या था, पैंथोमिस डियास, वो डिस्कवर द केप ऑफ गुड। तो मैथोमिस डियास है वो कैप ऑफ गुड उसने फाइंड आउट किया। ओके, तो यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं, यहाँ पे है पोर्टुगल और यहाँ पे पोर्टुगल जो है वहां पे है, बराबर है। तो ये है इंडिया। तो यहाँ से, तो यहाँ का रास्ता जो था वो जो ये जो है तुर्की, तो ये तो तुर्की का कॉन्स्टेंटिनोपल जो था, ये तो कॉन्स्टेंटिनोपल तो तुर्क मुस्लिम्स ने यहाँ पे जीत लिया था, तो ये ओल्ड वे है, बराबर है। तो ये तो अभी कैंसिल होगा, फिर हमें हमें यहाँ से उसने क्या किया, नया यहाँ पे रूट यहाँ पे फाइंड आउट किया। ओके, यहाँ पे ये क्या है, कैप ऑफ गुड होप है। ओके, तो किसने कैप ऑफ गुड होप फाइंड आउट किया, ब्रोंथोमिस डियास जो है उसने, उन्होंने क्या किया, कैप ऑफ गुड होप यहाँ पे फाइंड आउट किया। तो ये आपको एक वन लाइनर क्वेश्चन में भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है कि ब्रोंथोमिस डियास ने क्या फाइंड आउट किया है, तो कैप ऑफ गुड होप। ओके, विद द इकोनॉमिक असिस्टेंट फ्रॉम द किंग ऑफ स्पेन क्रिस्टोफर कोलंबस begins his adventure of discovery of a new sea route, which again came to a stop at an island presently known as the West Indies, situated in the Atlantic Ocean. Okay, तो क्रिस्टोफर कोलंबस एक पर्सन था, उसने भी किसके राजा के, किसके किंग ऑफ स्पेन, जो स्पेन का जो किंग था उसकी हेल्प से क्या किया, एक नया सी रूट इसने डिस्कवर किया। ओके, वो कहाँ पे खत्म हुआ, इसका सी रूट कहाँ पे खत्म, वेस्ट इंडीज में। प्रेजेंटली हम जहाँ पे वेस्ट इंडीज जो बोलते हैं वहां पे रास्ता खत्म हुआ। ओके, वो वेस्ट इंडीज अभी कहाँ पे है, अटलांटिक ओशन में है। कहाँ पे है, अटलांटिक ओशन में। तो कोलंबस हु हैड बिलीव थ्रू आउट हिज लाइफ दैट ही हैड डिस्कवर a new sea route to the India and had actually discovered a new land. ओके, कोलंबस क्या बिलीव करता था कि उसने एक नया सी रूट फाइंड आउट किया है, वो इंडिया के लिए फाइंड आउट किया है, लेकिन वो कुछ वो लेकिन ये जो 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 इसने फाइंड आउट किया है वो कुछ दूसरा ही था। ओके, सिंस दिस क्लैरिफिकेशन वाज मेड बाय अमेरिकी वेस्पुची वेस्पुची, दिस न्यू लैंड बिगन्स टू नोन एज अमेरिका, बराबर है। तो अमेरिको वेस्पुची जो अमेरिको वेस्पुची था उसने क्या किया है, उसने क्लैरिफिकेशन दिया है कि जो कि भैया आपने जो यहाँ पे क्रिस्टोफर कोलंबस भैया जो आपने यहाँ पे न्यू रूट जो फाइंड आउट किया है वो क्या है, वो तो अभी वेस्ट इंडीज है वहां, ये तो जो न्यू लैंड फाइंड आउट किया है उसको क्या बोलोगे, उसको अमेरिका बोलते हैं। ओके, इस तो दिस न्यू लैंड बिगन टू नोन एज अमेरिका। ओके, तो ये जो न्यू लैंड हुआ है वो क्या क्या भी क्या फाइंड आउट किया, उसने अमेरिका फाइंड आउट किया उस। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केप ऑफ गुड होप यहाँ पे है। ओके, ये है अटलांटिक ओशन। नाउ the Portuguese sailor Vasco da Gama discovered the sea route to the India in 1498. When he reached to Calicut in the western coast of India, he was welcomed by the king Zamorin and allowed to carry out the business there. Thus, this is considered as an important event in the world, as this opened the doors for the other European to come to the India. Okay, तो पोर्टुगीज सेलर जो था वास्को द गामा, उसने क्या किया, 1498 में 1498 एडी उसने सी रूट फाइंड किया इंडिया के लिए। ओके, वेल ही रीच द कालीकट इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, कालीकट है वहां पे वो पहुंचा सबसे पहले। कहाँ पे है कालीकट, तो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, कहाँ पे है, वेस्टर्न कोस्ट में है। ओके, नाउ ही वाज वेलकम बाय द किंग
ऑफ जामोरिन। ओके, उसका वेलकम किसने किया? किंग जामोरिन ने किया। वहां पे कालीकट में किंग था, वो क्या था? किंग जामोरिन था। ओके, एंड अलाउड टू कैरी आउट द बिजनेस देयर, उसको यहाँ पे जो बिजनेस करने के लिए उसको क्या कर दिए? परमिशन दे दी। कोई भी यहाँ पे बाहर से कुछ कोई भी पर्सन आता है तो वो क्या करेगा? किंग से परमिशन लेगा और उसके बाद उसको क्या मिलेगा? बिजनेस के लिए उसको परमिशन मिलेगी। ऐसे ही आप वैसे भी पहले जमाने में बिजनेस का परमिशन ऐसे लेते थे और फिर बिजनेस करते थे। ओके, बाहर से हम आ जाए और डायरेक्टली बिजनेस करने के चले जाए तो ऐसा नहीं होता था, बराबर? नहीं तो क्या करेगा? किंग एंग्री हो जाएगा, उसको उसको मार डालेगा। ओके, तो ऐसा होता था। दस दिस इज कंसिडर्ड एज एन इम्पोर्टेंट इवेंट इन द वर्ल्ड as this opened the door for the other European to come to the India. So इसने क्या किया था? ऐसा न्यू वे फाइंड आउट किया तो बहुत सारे जो यूरोपियंस जो है तो नाउ अभी ये क्या करेंगे? इंडिया के लिए आएंगे और यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करेंगे। ओके, the arrival of Europeans to India. Okay, arrival of British and establishment of trade centers. तो अब क्या करेंगे? यूरोपियंस जो पर्सन हो गए तो वहाँ पे इंडिया के लिए आएंगे। Now the Portuguese were the first to arrive in India for the trade after the discovery of the sea to the India. Within the span of 100 years, the Portuguese took control of several territories like Diu, Daman, Goa, Cochin, Malacca, okay, etc. Inspired by the Portuguese success in the trade, the Dutch and Danish from the Denmark arrived in India for the trade. तो सबसे पहले यहाँ पे पोर्टुगीज सबसे पहले आया इंडिया के अंदर सबसे पहले कौन आया बिजनेस करने के लिए? पोर्टुगीज जो थी वो आए, बराबर है। तो उन्होंने भी सी रूट फाइंड आउट किया होगा, उन्होंने सबसे पहले सी रूट फाइंड आउट किया। तो नाउ विद इन द स्पान ऑफ 100 ईयर्स, 100 ईयर के स्पान में क्या पोर्टुगीज ने क्या किया? कौन कौन किस टेरिटरीज कंट्रोल में की? तो दीव है, दमन है, गोवा है, कोचीन है, मलाक्का है। ये सारे प्लेसेस पोर्टुगीज ने हैंड ओवर कर लिए। ये सारे प्लेसेस उन्होंने वॉर करके ऐसा कुछ संधि करके दोनों के बीच जो टाई अप करके और दो राजा के बीच जो टाई अप होता है उसको बोलते हैं संधि, बराबर है। तो और वॉर करके ये सारे उन्होंने प्लेसेस वहां पे जीत लिए, बराबर। तो इंस्पायर बाय द पोर्टुगीज से जो पोर्टुगीज के जो सक्सेस थी ट्रेड के लिए उसको इंस्पायर होकर क्या 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 है? कुछ लोग आए। कौन से लोग? डच फ्रॉम द हॉलैंड, ओके, एंड डेनिश फ्रॉम द डेनमार्क ऑल्सो वहां पे ट्रेड के लिए आ गए। ओके, डच कौन से इलाके से थे? हॉलैंड से थे। और डेनिश कहाँ से थे? डेनमार्क से थे। ओके, now the English traders established the East India Company to carry out the trade with India. Okay, तो English traders established the East India Company. English जो traders थे उन्होंने क्या किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने फाउंड आउट उसको उसको क्या बोला? उसको एस्टेब्लिश किया। ओके, किसके लिए? क्यों उसको एस्टेब्लिश किया? इंडिया के अंदर ट्रेडिंग के लिए, तो इंडिया के अंदर वो ट्रेड आके कर सके। ओके, इन 1600 AD, when the Queen Elizabeth of England gave the permission to the East India Company to carry out the trade with the eastern countries, and the first ship under the leadership of Captain William Hawkins arrived in Surat. तो सन 1600 में क्या क्वीन एलिजाबेथ ऑफ इंग्लैंड, वहां पे इंग्लैंड में क्वीन थी, वहां क्वीन थी एलिजाबेथ। उनका नाम क्या था? उनका नाम था क्वीन एलिजाबेथ। एलिजाबेथ जो इनकी परमिशन लेके ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ पे आई? ट्रेड के लिए यहाँ पे इंडिया के अंदर आई। उसका फर्स्ट शिप का नेम क्या था? इसका फर्स्ट शिप क्या था? उसका फर्स्ट शिप किसके लीडरशिप में आया था? विलियम हॉकिंस के। विलियम जो हॉकिंस वो कैप्टन था, विलियम हॉकिंस के अंडर में यहाँ पे कहाँ पे आया था? इंडिया के अंदर सूरत में सबसे पहला उनका जो शिप जो था वो यहाँ पे आया था। ओके, बट ड्यू टू द डोमिनेंस एंड ऑपोजिशन फ्रॉम द पोर्टुगीज they were not allowed to establish their trade there. But finally, the East India Company got the permission from the Mughal Emperor Jahangir, and thus British India Company established its first trade center. उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट ट्रेड सेंटर उसको कोठी बोलते थे, कोठी इन सूरत 1613 AD। सबसे पहले जो विलियम हॉकिंस जो था उस वहां पे सूरत में तो आ गया था, लेकिन उसके ऑपोजिट में वहां पे पोर्टुगीज जो थे ना वो तो वहां पे भी ट्रेड करते थे। वो क्या किया? उन्होंने राजा से बोल के कर दिया कि उनको यहाँ पे ट्रेड करने के लिए अलाउ करे नहीं। राजा वहां के जो राजा थे उन्होंने भी अलाउ किया नहीं, बराबर। फिर बाद में क्या हुआ? कुछ कुछ ऐसे कुछ टाइम गुजरा वहां पे, फिर ऐसा कुछ टाइम आया तो वहां पे मुगल एम्पायर जो जहांगीर थे उन्होंने क्या किया? उन लोगों के परमिशन दी, चलो चलो भैया आप यहाँ पे परमिशन
आपको हम परमिशन देते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ एस्टेब्लिश करो, कोई बात नहीं, चलो। ऐसे उन्होंने क्या किया, परमिशन वहां पे दे दी। दस द ब्रिटिश इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश फर्स्ट ट्रेड सेंटर। ओके, तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने सबसे पहली कोठी वहां पे स्थापित की, कहाँ पे, सूरत में। कहाँ पे स्थापित की, सूरत में। और कौन सी साल में, 1613 एडी। ओके, 1613 एडी में। ओके, इनिशियली द कंपनी एस्टेब्लिश इट्स ट्रेड सेंटर्स इन सूरत, भरूच एंड अहमदाबाद। इनिशियली कहाँ पे स्टार्ट की, सबसे पहले यहाँ पे सूरत में स्टार्ट की, इसके बाद भरूच और अहमदाबाद में भी वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट करनी चालू कर दी। ओके, वहाँ पे चालू कर दी। बट ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ मराठास इन दिस रीजन, द कंपनी सेंस danger to its existence and hence moved toward the south and east direction, where they set up their centers in Machilipatnam, Andhra Pradesh, St. George, Chennai, and Fort William, Kolkata. And Mumbai became their headquarters in 1687 AD. ओके, तो ये जो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वहाँ पे तो सूरत, भरूच और अहमदाबाद में उन्होंने कोठी वहाँ पे एस्टेब्लिश कर दी। फिर बाद में क्या हुआ कि मराठा वहाँ पे इस रीजन में वहाँ पे प्रेजेंट थे। मराठा से एक एम्पायर है, बराबर, जैसे यहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर है, तो ऐसे मराठा भी है, वहाँ पे एम्पायर है। तो मराठा भी वहाँ पे थे। ओके, मराठा किंग्स भी वहाँ पे थे। तो उन्होंने क्या किया, कंपनी को क्या हुआ, उसको डेंजर हुआ कि मराठा तो हम पर भी हमला कर सकते हैं, बराबर है। तो वो क्या हुए, हैंस दे मूव, कहाँ पे मूव हुए, तो साउथ में मूव हुए, फिर ईस्ट डायरेक्शन में वहाँ पे मूव हुए। तो और वहाँ पे उन्होंने क्या किया, कुछ सेंटर्स वहाँ पे एस्टेब्लिश किया। कौन सी, मछलीपट्टनम एस्टेब्लिश किया आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश जो है, वहाँ पे मछलीपट्टनम एक वहाँ पे पोर्ट है, तो मछलीपट्टनम वहाँ पे उन्होंने एस्टेब्लिश है। सेंट जॉर्ज, चेन्नई के अंदर सेंट जॉर्ज है, वहाँ पे भी उन्होंने कुछ अपने कोठी वहाँ पे एस्टेब्लिश की। फिर फोर्ट विलियम कोलकाता के अंदर वहाँ पे उन्होंने एस्टेब्लिश की। एंड मुंबई बिकम हेड क्वार्टर इन 1687 एडी। क्या आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारे जो उन्होंने फोर्ट और ये जो फोर्ट यहाँ पे उन्होंने एस्टेब्लिश किए, तो मोस्टली ये क्या है, जो समुद्र से बहुत ही नजदीक में होगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले तो उन्होंने ये क्या फाइंड आउट किया है, तो लैंडमार्क नहीं फाइंड आउट किया उन्होंने, वाटर मार्क वहाँ पे एस्टेब्लिश किया है, बराबर। तो वाटर मार्क एस्टेब्लिश किया है, तो उससे क्या होगा कि जो शिप्स जाएंगे वो डायरेक्टली ऐसे पोर्ट पर आ जाएंगे। तो वहाँ पे पोर्ट में क्या करेंगे, ये लोग उनकी कोठी वहाँ पे होगी, तो ये लोग डायरेक्ट जो पूरा का पूरा सामान जो है वो सीधा पोर्ट के अंदर ही वहाँ पे जो उनकी कोठी है वहाँ पे रखेंगे। तो ऐसे क्या हुआ, उन्होंने इसलिए यहाँ पे जो समुद्र के नजदीक में ही उन्होंने अपना क्या बोला, उसका अपना कोठी वहाँ पे एस्टेब्लिश की है। ओके, नाउ नाउ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी यहाँ पे अराइव की थी इंडिया के अंदर। ओके, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अराइव इन इंडिया फॉर द ट्रेड in 1616 AD, 1668 AD, and eventually they set up their trade centers in Mahe, Karaikal, Pondicherry, Chandranagar, Machilipatnam, etc. तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो कब आई थी इंडिया के अंदर, 1668 AD। ओके, और कहाँ के भी उन्होंने सेंटर्स वहाँ पे एस्टेब्लिश किए, तो माहे है, कराई केनाल, पौंडुचेरी, चंद्रनगर, मछलीपट्टनम, एक्सट्रा, ये सारी वहाँ पे जो उसने वहाँ पे कोठी एस्टेब्लिश की वहाँ पे। ओके, इन 18th century the English and French were constantly busy establishing their rule in the entire world and the conquering more territories. ओके, तो 18th सेंचुरी में इंग्लिश और फ्रेंच जो थे वो कॉन्स्टेंटली वो क्या करते थे, वो क्या करते थे, वो एंटायर वर्ल्ड के अंदर वो क्या करते थे, अपना जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बढ़ाने का, अपना जो रूल है उसको क्या करने का, उसको और ज्यादा स्प्रेड करने के लिए वो ये लोग सोच रहे थे। ओके, वो क्या कर रहे थे, उसके लिए वो काम कर रहे थे। बिटवीन द 1746 एंड 1763 there was three wars between the French East India Company and the British East India Company in the India, which the French East India Company lost, and thus making easy the expansion of the British East India Company. Okay, and thus at the end of the battle for power, the Portuguese were left with Diu, Daman, Goa, while French had their trade centers at the Chandranagar, Mahe, Karaikanal, Pondicherry. Meanwhile, the Dutch had to leave forever. Okay, तो यहाँ पे क्या हुआ, बिटवीन 1746 to 1763
there are so many wars between the French East India Company and British East India Company in India. ओके और इसके यहाँ पे बहुत सारे वॉर्स हुए, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पे क्या हुई, वो लॉस्ट हो गई। तो उन्होंने क्या तो ये जो जो उनके जो एम्पायर्स थे, उनके जो प्लेसेस थे, उसको किसने किसने वहाँ पर टेक ओवर कर लिया, किसने वहाँ पे ले लिया, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो उन्होंने क्या किया, वो जो सारे प्लेसेस थे वो उन्होंने ले लिए। एट द एंड ऑफ द बैटल फॉर पावर, तो ब्रिटिश नाउ अभी हम वो जीता है बराबर, तो जो जो भी पर्सन वॉर के अंदर जीतेगा, उसके उसके पास क्या हो गया, पावर ज्यादा होगी, तो उसके पास वहां पे पावर ज्यादा आ गई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके पास पावर ज्यादा आ गई। ओके, और जो पोर्टुगीज और जो बाकी सारे दूसरी जो कंपनी जी, दूसरी जो कंपनीज थी, ओके, तो वहां पे क्या गई, वो थोड़ी थोड़ी कम हो गई, उनके पास पावर कम रहने, पावर क्या लगे, कम होने लगे। ओके, तो पोर्टुगीज के पास कितने कितने प्लेसेस वहां पे अब बचे, दीव, दमन और गोवा ही बचे। ओके, और फ्रेंच के पास कितने बचे, तो चंद्रनगर, माहे, कनईकरण और पौंडीचेरी, ये सारे यहाँ पे इतने सारे ट्रेड सेंटर्स वहां पे बचे। ओके, नाउ डच कहाँ पे रहे ना, डच तो यहाँ से लीव हो गया। ओके, तो पावर, डच का पावर तो वहां पे क्या हो गया, खत्म हो गया। ओके, तो ये हमारा पहला पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। ओके, नाउ इसी चैप्टर का दूसरा पार्ट अब हम अपलोड करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।